नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। हम सभी जानते हैं कि सत्र 2024-25 में डीडीयू में जो है सिलेबस बदल गया है, नया सिलेबस लागू हुआ है। उसी नए सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि नए सिलेबस के अनुसार बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि नए सिलेबस के अनुसार आपको केवल एक पेपर हिंदी में देना है, एक ही पेपर होगा। पहले जो है बेसिक जो लेता था उसको 3 पेपर देना होता था, जो बेसिक नहीं लेता था उसको 2 पेपर देना होता था, लेकिन अब केवल एक पेपर होगा और पेपर का नाम होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पेपर का नाम होगा और कुल 6 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है उसमें आपको आदिकाल के बारे में जानना है। सबसे पहले आपको जानना है कि आदिकाल का सामान्य परिचय, आदिकाल क्या होता है, आदिकाल कब से शुरू हुआ, उसके सामान्य परिचय के बारे में आपको जान लेना है। फिर उसके पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना है कि आदिकाल का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। फिर आदिकाल का परिवेश जानना है कि आदिकाल का परिवेश कैसा था, किस परिस्थितियों में आदिकाल का उद्भव हुआ, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति उस समय कैसी थी जिस समय आदिकाल की शुरुआत हुई थी, या जिस समय आदिकाल की कविता लिखी जा रही थी उस समय सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियां किस प्रकार से थी। उसके बाद हमको साहित्यिक पृष्ठभूमि पढ़ना है और साहित्यिक पृष्ठभूमि में आपको सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ना है कि सिद्ध साहित्य क्या होता है, इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन से हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। उसी प्रकार नाथ साहित्य के बारे में पढ़ना है, जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है, रासो साहित्य के बारे में पढ़ना है और लौकिक साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। आपको इन सभी में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, इन सभी काव्य धाराओं के रचनाकार कौन कौन से हैं और इनकी विशेषता क्या है कि नाथ साहित्य की विशेषता क्या है, जैन साहित्य की विशेषता क्या है, रासो साहित्य की विशेषता क्या है और लौकिक साहित्य की विशेषता क्या है। इसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। इसके अलावा इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में हम लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य अब लगभग 1000 साल का हो गया है और 1000 सालों के इतिहास को लिखा जा रहा है। तो इसकी परंपरा क्या रही है, कब से इतिहास लेखन शुरू हुआ है और आज तक के इतिहास लेखन की हम लोग चर्चा इसमें करेंगे। उसके बाद काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करेंगे कि काल विभाजन क्या होता है, हिंदी को कितने कालों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक काल का नामकरण क्या किया गया है, कौन सा विद्वान किस काल को किस नाम से पुकारता है। ये सभी चीजें इसमें आपको पढ़ने हैं। आपको बता दें कि इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक पे एक एक करके हम वीडियो बनाते रहेंगे और चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाकर के लिंक जो है दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को वहां पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट हम लोग देखते हैं। दूसरे यूनिट में आपको भक्ति काल के पृष्ठभूमि और परिवेश के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जानना है कि भक्ति काल है क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किन पृष्ठभूमियों में भक्ति काल का उद्भव हुआ और उसके परिवेश के बारे में पढ़ना है कि भक्ति काल में परिस्थितियां कैसी थी, सामाजिक स्थितियां कैसी थी, सांस्कृतिक स्थितियां कैसी थी, धार्मिक परिस्थितियां उस समय कैसी थी। इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा भक्ति काल की जो पहली काव्य धारा है निर्गुण संत काव्य धारा, उसके बारे में जानना है, इसके कवियों के बारे में जानना है और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना है। सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ना है कि सूफी काव्य धारा क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इसकी विशेषता क्या है। इसी प्रकार कृष्ण काव्य धारा को पढ़ना है, कृष्ण काव्य धारा क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इसकी विशेषता क्या है। इसके अलावा राम भक्ति काव्य के बारे में पढ़ना है। भक्तिकालीन साहित्य का प्रदेय पढ़ना है कि भक्तिकालीन साहित्य ने क्या क्या समाज में योगदान दिया है, इससे क्या मिला है साहित्य और समाज को, इसके बारे में हमको यहाँ पर दूसरे यूनिट में पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको रीतिकाल के बारे में पढ़ना है और यहाँ पर रीतिकाल की पृष्ठभूमि सबसे पहले पढ़ना है कि किस पृष्ठभूमि में रीतिकाल का उद्भव हुआ है और उस समय परिवेश कैसा था, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। इन सभी के बारे में हमको अध्ययन करना होगा। और रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, यानी रीतिकाल की जो 3 काव्य धाराएं हैं, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा, इन तीनों काव्य धाराओं के बारे में पढ़ना है, इनके कवियों के बारे में पढ़ना है और इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब चौथा यूनिट देख लेते हैं कि चौथे यूनिट में आपको आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर आपको आधुनिक काल का पृष्ठभूमि और परिवेश जानना है कि आधुनिक काल किन परिस्थितियों में आधुनिक काल का उद्भव हुआ है, क्या कारण है कि मध्यकाल समाप्त हो गया और आधुनिक काल का आगमन हुआ, उस समय परिवेश कैसा था, सामाजिक परिवेश कैसा था, राजनीतिक परिवेश कैसा था, सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, उसके बारे में पढ़ना है। मध्ययुगीनता और आधुनिकता में अंतर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना है कि भारतेंदु युग क्या है, कब से कब तक रहा है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इस युग की विशेषता क्या है। इसी प्रकार हमको द्विवेदी युग को पढ़ना है, छायावाद पढ़ना है और इन सबकी काव्य प्रवृत्तियां पढ़ना है, कवि पढ़ना है, प्रमुख जो कवि हैं उसके बारे में पढ़ना है, काव्य प्रवृत्तियों के बारे में यहाँ पर हमको जानना है। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको विविध काव्य आंदोलनों के बारे में पढ़ना है जो छायावाद के बाद शुरू हुए और इन सभी काव्य आंदोलन के विशेषताओं यानी प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको प्रगतिवाद के बारे में पढ़ना है कि प्रगतिवाद क्या है, कब से कब तक रहा है, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इसकी विशेषता क्या है। इसी प्रकार प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता और नवगीत, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये क्या है, इनकी विशेषता क्या क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। पृष्ठभूमि, परिवेश और प्रवृत्तियां, ये चीजें पढ़नी है कि इन सभी कविताओं की पृष्ठभूमि क्या रही है, उस समय उनका परिवेश कैसा था और इन सभी की प्रवृत्तियां क्या है, इनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, 6वां और अंतिम यूनिट है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना है कि हिंदी गद्य का उद्भव कब हुआ, इसका विकास किस प्रकार से होता है। कहानी आंदोलन के बारे में पढ़ना है कि कहानी क्या है और कहानी आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुए, इसके बारे में पढ़ना है। नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास और एकांकी और आलोचना के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ना है कि नाटक का उद्भव कब हुआ, निबंध का उद्भव कब हुआ, कहानी का उद्भव कब हुआ, उपन्यास, एकांकी और आलोचना का उद्भव कब हुआ और किस प्रकार से धीरे धीरे विकसित होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और हिंदी की जो प्रकीर्ण विधाएं हैं जिनको अन्य गद्य विधाओं के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी पढ़ना है आपको। इसमें जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र, संस्मरण, व्यंग, डायरी और रिपोर्टाज के बारे में पढ़ना है कि जीवनी क्या होती है, प्रमुख जीवनीकार कौन कौन से हैं, आत्मकथा क्या होती है, प्रमुख आत्मकथाकार कौन कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है, जीवनी आत्मकथा में अंतर क्या होती है। उसी प्रकार से रेखा चित्र के बारे में भी पढ़ना है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको जानना होगा, तब जाके आपका 6ठा यूनिट यहाँ पर समाप्त होगा। तो ये आपका नया सिलेबस है जो सत्र 2024-25 में लागू हुआ है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी आपके सिलेबस हैं, आपके सिलेबस के सभी बिंदुओं से एक एक करके वीडियो हम चैनल पर डालते रहेंगे। आपका जब तक नवंबर में परीक्षा शुरू होगा तब तक हम पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। धन्यवाद।